हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। तो आज हम इन्वायरमेंट की क्लास 2 स्टार्ट करेंगे और हमने इन्वायरमेंट की क्लास 1 में हमने पढ़ा था पर्यावरण का अर्थ और उसके घटक के बारे में। तो आज हम इनको और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वो क्लास देखें, ठीक है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के भाग। तो पर्यावरण के हमारे जो भाग हैं वो हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, है ना, लिथोस्फेयर, सॉलिड अर्थ में रहता है ये, और हाइड्रोस्फीयर ऑल वाटर, एंड जैव मंडल बायोस्फीयर, ठीक है, ऑल लाइफ। तो ये आएगा एक क्वेश्चन की पर्यावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है या पर्यावरण के कितने भाग हैं। तो उसके 4 भाग हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल और बताइए जलमंडल, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं जैविक घटक। हमने कल पढ़े थे, कल हमने पढ़ा था कि पर्यावरण के मुख्यतः कंपोनेंट घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें पढ़ा था हमने अजैविक घटक, जैविक घटक और एक सांस्कृतिक घटक भी होता है। तो आप उसको वीडियो को जाकर मेरे चैनल पर देखिए। हम इसी तरह कंटिन्यू बने रहेंगे, इन्वायरमेंट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम और सब्जेक्ट भी लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फिर आज हम पढ़ेंगे पादप। जैविक घटक के अंदर आते हैं, आपने कल 3 पढ़ा था क्या क्या आते हैं। जैविक घटक के अंदर पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है। तो हम पेड़ पौधे पे आते हैं, प्लांट्स। तो जो पादप होते हैं वो पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं, ठीक है। और हरे पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन निर्माण करते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भूमि से विविध पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जो भूमि के अंदर जितने भी विशेष पोषक तत्व जो हैं उनको लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जैव मंडल में जो खाद्य श्रृंखला होती है को ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जो जैव मंडल अभी हमने पढ़ा था इससे ऊपर ही पर्यावरण के भाग में, ओके। जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर। तो ये जो बायोस्फीयर है उसमें खाद्य श्रृंखला को ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। ये पर्यावरण के जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों का चक्रण संभव बनाते हैं। अब जैसे इन्होंने भूमि से पोषक तत्व ग्रहण करे, तो मान लीजिए एक भूमि है, वहाँ पे छोटा सा एक भाग लेते हैं हम भूमि का और वहाँ पे 10 से 12 पौधे लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पृथ्वी से, भूमि से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं अपना भोजन निर्माण करने में। फिर उसको जब जैसे पौधा बड़ा होगा तो उसके पोषक तत्व बढ़ेंगे, तो वो जो है एक चक्र बना देते हैं पोषक तत्वों को। पुनः जब संख्या बढ़ जाती है तो पृथ्वी में जो उर्वरक क्षमता बढ़ती है वो पौधों की वजह से भी बढ़ती है। उससे पोषक तत्वों का चक्रण संभव होता है, ठीक है। फिर आता है अपना भोजन स्वयं निर्मित करने के कारण पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि स्वपोषी ही क्यों कहते हैं पौधों को? तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पादपों को हम स्वपोषी भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीव, ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो जैविक घटक हैं उसका जो सब कंपोनेंट है उसमें आते हैं, क्या आते हैं? जीव, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो जीव होते हैं वो स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। परंतु अधिकांशतः जीव जो है परपोषी ही होते हैं। ये आपको याद रखना होगा, जो जीव होते हैं वो स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है जीव होते हैं, और एक ऑप्शन रहेगा स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी स्वपोषी और परपोषी दोनों, और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जीव जो है स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है, इसलिए आप आंसर लगाएंगे दोनों,
ओके। परंतु अधिकांशतः जीव परपोषी ही होते हैं। अधिकांशतः, वो कह रहे हैं अधिकांशतः, मैक्सिमम जो जीव होते हैं वो परपोषी ही होते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन हेतु अन्य पर्यावरणीय घटकों पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि ये अपने जो फूड है उसके लिए दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। दूसरों के ऊपर मतलब किन किन के ऊपर? जो पर्यावरणीय घटक होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब आता है स्वपोषी का एक एग्जाम्पल। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है स्वपोषी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसको देखिए, ऑप्शन में रहेगा स्वपोषी। साइनोबैक्टीरिया क्या स्वपोषी है, हाँ या ना? तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लिखेंगे यस। समझ गए? तो साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं स्वपोषी। नेक्स्ट आते हैं, तो पोषण के स्रोतों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो पोषण के स्रोतों के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया। एक होते हैं मृत जीवी, ठीक है, एक है परजीवी और एक है प्राणी संभोजी। ये हमारे 3 हैं पोषण स्रोतों के आधार पर जीवों के वर्ग। तो इसमें मृत जीवी के बारे में आइए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इस वर्ग के जीव जो होते हैं मृत जीवों एवं वनस्पतियों से भोजन ग्रहण करते हैं। मृत जीवी, ठीक है, मृत जीवी जो होते हैं वो अपना भोजन जो है मृत, यहाँ पे देखिए ये फोकस किया है हमने, मृत जीवों और वनस्पतियों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो उदाहरण के लिए इसमें आता है कवक और बैक्टीरिया। देखिए अभी क्या हुआ, ये कवक और बैक्टीरिया क्या हो गए? दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए, परपोषी हो गए। लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया जो एग्जाम्पल है वो स्वपोषी का है। समझ गए आप? तो जैसे आप बैक्टीरिया देखेंगे बहुत से लोग क्या परपोषी लगाए आएंगे आंसर में, पर परपोषी आंसर नहीं होगा। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा वहाँ पे। ये जो है स्वपोषी है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो जो मृत जीवी, ठीक है, और नेक्स्ट आता है परजीवी। परजीवी इस वर्ग के जीव जो हैं पोषण हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जोंक आ गया और खटमल आ गया। जोंक और खटमल क्या है? परजीवी हैं। ये जो जीव हैं वो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी क्या होता है? होलोजोइक मतलब प्राणी संभोजी में कौन कौन आते हैं? मनुष्य, कुत्ता, भालू, बंदर। तो इनके बारे में देखते हैं कि इस वर्ग के जो जीव हैं वो अपना भोजन ठोस और तरल रूप में मुख से ग्रहण करते हैं। मतलब ऐसे प्राणी, ऐसे जंतु जो मुख के द्वारा ठोस वस्तुओं और तरल वस्तुओं को ग्रहण करते हैं वो प्राणी संभोजी कहलाते हैं। तो इनका भोजन जो है पादप उत्पाद मतलब पेड़ पौधों से, जंतु उत्पाद मतलब जंतुओं के द्वारा जो उत्पाद होता है, जैसे एग हो गया तो वो जंतु उत्पाद है, तो इनको ये ग्रहण कर सकते हैं प्राणी संभोजी। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, भालू हो गया, बंदर हो गया, तो ये हमारे प्राणी संभोजी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म जीव। मतलब ये भी हम जैविक घटक में ही पढ़ रहे हैं, इनके जो सब पार्ट हमने कल पढ़े थे। तो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं जिन्हें अब घटक
मतलब डीकम्पोज़र भी कहते हैं, सूक्ष्म जीव को हम डीकम्पोज़र भी कहते हैं। तो पौधों एवं जंतुओं, ठीक है, एवं है यहाँ पे, पौधों एवं जंतुओं के मृत, यहाँ पे एवं है, पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के अपघटन करते हैं। ठीक है, पहले इसका अपघटन करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिक में विघटित कर अन्य जीवों एवं पौधों हेतु सुलभ बनाते हैं, मतलब सरल बना देते हैं उनको। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जटिल होते हैं और उनको ये अपघटित करके, मतलब जब टूट जाते हैं यौगिक तो उनको सरल यौगिक में कर देते हैं, जिसको वो पुनः जीव जंतु और पौधे ग्रहण कर लेते हैं। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया और कवक भी सम्मिलित हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवी में अभी हमने पढ़ा था, कवक जो है मृत जीवी में भी आ रहा था, जो मृत जीवों वनस्पतियों में से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब भोजन प्राप्त करते हैं और कार्बनिक यौगिकों को अपघटित कर कर सरल यौगिक में भी परिवर्तित करते हैं। अब आता है भौतिक पर्यावरण। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट, इनको अजैविक घटक भी कहते हैं ये। ओके, नेक्स्ट आता है कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और ऊर्जा संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। हमने कल पढ़ा था कि अजैविक में क्या क्या आता है, तो अजैविक में यही सब आते हैं ना, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और ऊर्जा। स्थलमंडल में हमने कल पढ़ा था मृदा आती है, मिट्टी। वायुमंडल में हमने पढ़ा था कल, वायु आती है, एयर आती है, और क्या आती है, आर्द्रता। आर्द्रता क्या है आप उसको कमेंट में बताइएगा मुझे, आर्द्रता किसे कहते हैं। जलमंडल में आता है जल, और ऊर्जा में आता है ताप और प्रकाश। ठीक है, तो हमारे चारों ओर का वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल और मृदा आदि कारकों से निर्मित है। जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वो किससे निर्मित हुआ? अगर हम वायु नहीं होगी तो हम श्वसन कैसे कर पाएंगे, सांस कैसे ले पाएंगे? प्रकाश नहीं होगा तो हम देख कैसे पाएंगे? ताप नहीं होगा तो अगर मान लीजिए ठंड पड़ती है तो हम बचेंगे कैसे अगर ताप पड़ती है तो? ठीक है, तो ये सब भी जरूरी है। जल ही जीवन है। मृदा, ठीक है, आदि कारकों से निर्मित है। तो पर्यावरण जो है इन सभी कारकों से निर्मित है। तो ये कारक जीवों की संरचना, ठीक है, जीवन चक्र हो गया, शरीर क्रिया विज्ञान, जीवों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित कैसे करते हैं आप ये बताइए। तो ये प्रभावित कैसे करते हैं, जैसे अगर ताप है, ताप बढ़ जाए तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, जीवों के जीवन को प्रभावित करेंगे, है ना। अभी क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रही है, ताप ही बढ़ रहा है, जिससे कि हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट, मृदा, सॉइल। तो मृदा आपने पढ़ा था किसके अंतर्गत आता है, स्थल मंडल के अंतर्गत। तो मृदा जो है स्थल मंडलीय उप संघटक है। यह भूपर्पटी का ऊपरी स्तर है। यह क्या है, भूपर्पटी का ऊपरी स्तर है, जो खनिज एवं आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है। मृदा जो है किससे निर्मित होती है, खनिज और आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि कार्बनिक पदार्थ को अपघटित कर कर सरल यौगिकों में तोड़ते हैं। कौन तोड़ते हैं, कवक तोड़ते हैं ना। तो मृदा का निर्माण पृथ्वी की मूल शैलों के अपक्षय और अपरदन एवं पदार्थों के निक्षेपण के द्वारा होता है। अब आ जाती है बात, अपक्षय क्या है। तो अपक्षय एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट को ही अपक्षय कहते हैं। तो मृदा का निर्माण होता है शैलों के अपक्षय से, टूट फूट से, अपरदन से और पदार्थों के निक्षेपण के द्वारा। अपरदन क्या है, अपरदन हम कहते हैं पृथ्वी की सतह पर जल, पवन, हिम जैसे घटकों के कारण। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा था शैलों के टूटने फूटने से होता है मृदा का निर्माण।
अपर्दन होता है कि जिसमें कारण कौन बन जाए, जल बन जाए, पवन बन जाए, हिम बन जाए, ये सब हमारे कारण बन जाए। तो इससे होने वाली क्षय को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो मृदा में ह्यूमस एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों तथा सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा होती है और मृदा की उर्वरकता एवं पादप अनुकूल हेतु, पादप मतलब पेड़ पौधों के अनुकूल हेतु आवश्यक अंतःक्रियाएं संपन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। कैसा आवरण है? एक गैसीय आवरण है, बहुस्तरीय। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है। जो गैसीय आवरण है वो पृथ्वी को जो है चारों ओर से घेरे हुए है। हम जो है वायुमंडल, जो गैसें हैं वो वायुमंडल को चारों ओर से, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो इससे जीव मंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसें होती हैं, ऊष्मा और जल आदि प्राप्त होता है। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी के, जो पृथ्वी है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ये अभी क्वेश्चन बन जाए कि वायुमंडल का संपूर्ण द्रव्यमान लगभग 99% पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ऑप्शन रहेगा 33, ठीक है, 34, एक ऑप्शन भी रह सकता है 1 लाख कुछ, एक ऑप्शन रहेगा 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर जो लगाएगा उसका आंसर सही। तो इसलिए हम कह रहे हैं क्लास को डेली अटेंड करिए। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि वायुमंडल के जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो 99% जो हिस्सा है, भाग है, पार्ट है, पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। वायुमंडल की इसी परत में अधिकांशतः मौसमी परिवर्तन जो होते हैं वो घटित होते हैं। ठीक है, इसी परत में। तो आगे हम परतों के बारे में भी जानेंगे। वायुमंडल की जो परत है उसके लिए आपको कंटिन्यू बना रहना होगा, जिसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो पाए। तो वायुमंडल के विभिन्न गैसों का मिश्रण है वायुमंडल, जो अभी हमने पढ़ा था, जिनका संगठन, ठीक है, कंपोजिशन वायुमंडल के निचले स्तरों में अपेक्षाकृत एक समान रहता है। शुद्ध और शुष्क वायु में, अब आगे शुद्ध और शुष्क वायु दोनों अलग हैं। शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है 78%, ये आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन की 21%, ऑर्गन की 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन की भी अल्प मात्रा विद्यमान रहती है। तो ये आएगा एक क्वेश्चन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत रहती है। तो उसमें एक ऑप्शन दे रखे होते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, 21%, 78%, ठीक है, एक रहेगा 95% और एक ऑप्शन और रहेगा 0.9%। वहाँ पे नंबर से इतने याद नहीं रहते, तो जिसको कंटिन्यू पढ़ेगा वो उसको याद रहेगा 78% रहती है नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में। तो ये आंसर हो जाएगा सही। ओके, तो अभी हम और आगे पढ़ेंगे। कंटिन्यू बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और शेयर भी कर लेना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उपयुक्त गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। सिर्फ यही गैसें नहीं पाई जाती हैं वायुमंडल में, और भी गैसें पाई जाती हैं। वो कैसे पाई जाती हैं कि पेड़ पौधों के अपघटन से वातावरण में कुछ गैसें मुक्त होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, अमोनिया, मीथेन, ये सभी गैसें जो हैं पेड़ पौधों के अपघटन से वातावरण में मुक्त होती हैं। तो वायु जो है, वायु का काम क्या है?
वायु से एक तो हम श्वसन करते ही हैं, हम सांस लेते हैं वायुमंडल में, और काम रहता है कि पेड़ पौधों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके रंध्र, आपने पढ़ा होगा पेड़ पौधों में रंध्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र जो खोले रखने में सहायक करती है वायु, ठीक है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की क्रिया सुचारू रूप से कर पाते हैं। ये वायु का एक तरह से प्रयोग हो गया। तो वातावरण में विभिन्न गैसों का चक्रण वायुमंडल के कारण ही संभव है। विभिन्न गैसों का चक्रण मतलब विभिन्न गैसों का चक्रण जो है वायुमंडल के कारण ही संभव है। नेक्स्ट आप देखिए, इन गैसों के अतिरिक्त विभिन्न जल स्रोतों के वाष्पीकरण एवं पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन से वायुमंडल की निचली परत में जल वाष्प भी पाई जाती है, ठीक है। वायुमंडल की निचली परत में, अगर ऑप्शन आएगा वायुमंडल की कौन सी परत में जल वाष्प पाई जाती है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन गया तुरंत। तो जल वाष्प जो है निचली परत में पाई जाती है। तो वायु में धूल और पराग आदि के ठोस कण भी पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये रहा आज का जितना वायु पर्यावरण और उसके घटक के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा, जैविक घटक के सभी डिटेल्स में पढ़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा। फिर हम आए अजैविक भौतिक पर्यावरण में पढ़ा, आज हमने मृदा, है ना, वायुमंडल के बारे में पढ़ा। तो अभी हम कल पढ़ेंगे यहाँ पे वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, तो कल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी CTET में पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी उत्तर गलत ना हो। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि आपका भी फ़ायदा होगा बहुत। और सब्सक्राइब और शेयर करने से हमारा भी मन करेगा डेली वीडियो बनाने का। इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, एनवायरनमेंट क्लासेस वगैरह को तैयार करने में, नोट्स पढ़कर जगह जगह से नोट्स बना रहे हैं हम। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।